बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हासिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी थे, जिन्होंने बड़े गन गरज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लगता है कि उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया है और अब उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड कराया है, उन्होंने माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि मैंने एक सियासी जमात के बहकावे में आकर ये बयान दिया। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए शेड्यूल तो जारी हो गया है, लेकिन नया कट्टा फिर खोल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर ने। अब उनका इस्तिदलाल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बार चेयरमैनशिप का ओहदा पंजाब को देने का फैसला किया है। अली जफर को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चेयरमैन के लिए अपने पैनल का उम्मीदवार नामजद किया है। बानी तहरीक इंसाफ दोबारा क्यों ये धमकी दी है कि वो IMF को खत लिखने जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार हैं उमर अयूब, उन्होंने ये क्यों धमकी दी है कि वो आलमी अदालत इंसाफ से रजू कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसफ, उन्होंने एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है और पाकिस्तान पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बावजूद उन्होंने हुकूमत के अंदर, हुकूमती इत्तेहाद के अंदर बदएतमादी की जो वजह बताई है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ साथ मौलाना फजल रहमान के किस बयान की उन्होंने तायीद की है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत अली छट्टा से, जिन्होंने छक्के मारे थे। तहलका खेज इंटरव्यू उन्होंने दिया था और उन्होंने ये इंकशाफात किए थे, ये इल्जामात लगाए थे कि इलेक्शन कमीशन, बल्कि चीफ जस्टिस तक का नाम उन्होंने लिया था कि उनके दबाव में आकर रावलपिंडी के जो कौमी असम्बली के 13 हल्के हैं रावलपिंडी डिवीजन और सूबाई असम्बली की जो 26-27 हल्के हैं, उनने कहा कि ये हमने धांधली की है। उन्होंने खुद कहा कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करे, फिर इंक्वायरियां लगी। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम के सामने जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, तो लगता है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है। उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसमें साबिक कमिश्नर लियाकत अली छट्टा ने यह कहा है कि मैंने एक सियासी जमात के बहकावे में आकर ये बयान दिया। यकीनन उनका इशारा तहरीक इंसाफ की जानब होगा, और कौन हो सकता है कि वो उन्हें मजबूर करे। मौलाना फजल रहमान तो उन्हें मजबूर नहीं कर सकता, ना अवामी नेशनल पार्टी उन्हें मजबूर कर सकती है, ना मुस्लिम लीग नून। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही उन्होंने नाम लिया होगा, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मेरा वो बयान जो है सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल, गलत बयानी था। मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मैं कौम से माफी मांगता हूँ। 3-4 दिन कबल भी उन्होंने कौम से माफी मांगी थी कि जी मैंने धांधली कराई है और 70-70 हजार जो है बोगस वोट डालकर हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया है। अब वो कहते हैं कि मैं कौम से दोबारा माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने गलत बयानी की है। आगे चलकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी बाकायदा माफी मांग ली है। उनका ये भी कहना था कि मैंने PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर भरपूर ड्रामा किया, मंसूबे के मुताबिक खुदकुशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिसके कहने पर मैंने ये सब कुछ किया, तो ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने पर मफरूर हो गया था। इस सियासी जमात के ओहदेदार की खुफिया मदद भी करता था। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर इस सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात भी की। सियासी जमात के ओहदेदार से मेरा राब्ता रहता था। 32 साल सरकारी खिदमात अंजाम दी। 13 मार्च सन 2024 को मैंने रिटायर्ड होना था। रिटायरमेंट की वजह से मैं बहुत दबाव में था। तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, हकाम के आगे सरेंडर करता हूँ। साबिक कमिश्नर लियाकत छट्टा ने अपने बयान में मजीद कहा कि मुझे किसी भी बशमूल इलेक्शन कमीशन धांधली की कोई हिदायत नहीं दी गई। किसी भी आरोप को किसी की हिमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत पर ना उकसाया, ना ही कोई ऐसा हुक्म दिया। तो लगता है कि लियाकत अली छट्टा साहब का जो है वो सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो गया है। अब वो ये कमिश्नर के ओहदे पर तैनात एक बहुत बड़े अफीसर थे। यकीनन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हर तरफ जो है हलचल मच गई। सब ने कहा जी आप नहीं मानते थे, देख लें ये भी कहता है धांधली हुई है,
اور اس نے تو سب کچھ جو ہے سامنے لا کر رکھ دیا ہے، لیکن اب جو ہے یہ معافیا مانگتا ہے۔ تو یقیناً اس کے ساتھ قانون کے مطابق ہی نمٹنا چاہیے اور سختی سے نمٹنا چاہیے تاکہ یہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن سکے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے IMF کو دوبارہ خط لکھنے کی دھمکی دی ہے، تو یہ دھمکی آمیز خط کس تناظر میں لکھا جانے والا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ ذرا تفصیلات شیئر کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر، انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس طرح کا خط جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کی تفصیلات انہوں نے یہ بتائی ہیں کہ IMF سے یہ کہا جائے گا کہ قرض دینے سے پہلے دھاندلی کا آڈٹ کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر آڈٹ IMF کا پاکستان کے لیے قرض دینا نقصان دہ ہوگا۔ مزید انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی قائد ہیں انہیں ملنے آئے تھے، لیکن عدالتی حکم کے باوجود انہیں جیل کے عملے نے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی لیڈرشپ کی بانی PTI سے ملاقات ضروری ہے، اس کے بغیر جمہوری عمل آگے نہیں چل سکتا۔ ہم نے بانی PTI سے حکومت سازی کے لیے بات کرنی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج بہت اہم اطلاع یہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی طرف سے IMF کو خط جاری کیا جائے گا۔ IMF اور یورپی یونین کا ایک اپنا مینڈیٹ اور چارٹر ہے، اور وہ چارٹر کہتا ہے کہ ملک کو اس وقت قرضہ دیں گے جب تک ملک میں گڈ گورننس ہوگی۔ گڈ گورننس وہاں ہوتی ہے جہاں ملک میں جمہوریت ہوتی ہے۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں بین الاقوامی اداروں کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ جمہوریت کا ستون جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کا ووٹ رات کے اندھیرے میں چوری ہو گیا، ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا گیا، ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا۔ اگر الیکشن شفاف نہ ہوئے تو پھر ادارہ جب دیکھتا ہے کہ وہاں چوری ہوئی ہے تو وہ ادارہ اس ملک کو قرضہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ملک کے بحرانوں کو بغیر مینڈیٹ کے حکومت کے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے عمران خان کی جانب سے IMF کو خط لکھا جائے گا کہ پہلے دھاندلی کا آڈٹ کرا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی میں باقاعدہ آزاد آڈٹ ٹیم بنائی جائے جو دھاندلی کی تحقیقات کرے، جو لوگ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور جو لوگ ہارے ہیں ان سے ہماری چھینی گئی نشستیں واپس کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آڈٹ کے نتائج کے بعد بے شک IMF حکومت سے بات چیت کرے، کیونکہ بغیر آڈٹ قرض دینا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ عمران خان کی جانب سے جو PDM کی حکومت قائم ہوئی تھی 16 ماہ کی، تو اس میں بھی یہ خط سامنے آیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے اور پنجاب کے وزیر خزانہ، تو اس پر کافی لے دے ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت پہلے ہی بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے، تو ایسے حالات میں اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ اس میں سیاست کے لیے ریاست کا نقصان ہو۔ بے شک سیاستدان سیاست کریں، مخالفت کریں، دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں، اپنا حق مانگے، لیکن کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام اور اس ریاست کو نقصان ہو۔ باقی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ تجربہ کار ہے، انہیں زیادہ اس چیز کا ادراک ہے اور ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد امیدوار ہیں عمر ایوب خان، انہوں نے بھی آج جو ہے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جیل انتظامیہ عدالتی احکامات کو ماننے سے انکاری ہے۔ ملاقات کرنا میرا قانونی حق ہے، لیکن مجھے بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، مجھے ملاقات سے محروم رکھا گیا، جو سراسر غلط ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ہم اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے عالمی عدالت انصاف جائیں گے؟ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم 1.5 گھنٹے سے یہاں عدالتی احکامات لے کر موجود ہیں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہی نے مجھے وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ ملاقات کرنا میرا قانونی حق ہے جس سے مجھے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بتایا جائے کہ ہم کس عدالت میں جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں یا سپریم کورٹ جائیں، ہم کہاں جائیں؟ میں یہی احکامات لے کر واپس عدالت جا رہا ہوں۔ عمر ایوب نے کہا کہ ان کے پاس انسدادی دہشت گردی عدالت 1 راولپنڈی کے جج ملک اعجاز اعظم کا آرڈر موجود ہے، جو انہوں نے 20
फरवरी को जारी किया था। अदालत ने अपने आर्डर में लिखा था कि वकला और मैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन हमें ये हक जानबूझकर नहीं दिया जा रहा। फिर यहाँ कौन सा अदल व इंसाफ होगा? उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार बराए वजारत उज़्मा हूं, मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। मुझे आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तहरीक इंसाफ के होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन और दीगर मामलात पर मशावरत करनी थी, लेकिन मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान, IG जेल खाना जात, वजीर आजम किस चीज से खाइफ है? उमर अयूब ने मजीद कहा कि वो जेल इंतजामिया के रवैये के खिलाफ दोबारा अदालत से रुजू करेंगे, क्योंकि बानी PTI से मुलाकात करना मेरा बुनियादी हक है, यकीनन उनका हक है। ऐसे वक्त में जब हुकूमत साजी का अमल शुरू है, ऐसे वक्त में मुलाकात की इजाज़त देना, सियासी लीडरशिप के साथ मुलाकात की इजाज़त देना ये होना चाहिए, क्योंकि अगर पहले इंतखाबात पर एतराज़ात होंगे, फिर नताइज पर एतराज़ात होंगे और अब मुलाकातों पर एतराज़ात होंगे, तो ये जमहूरी सिस्टम के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसे इकदामात से गुरेज करना चाहिए जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिकवों और शिकायतों में मजीद इजाफा हो। आपके साथ ये खबर भी शेयर करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू का जो लबे लुबाब है वो ये है कि एक तो उन्होंने जो कायदी जमीयत मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह जनरल बाजवा और साथ साथ जनरल फैज हमीद के हवाले से इंकशाफात किए, तो उन्होंने उसकी तस्दीक की और कहा कि मौलाना जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है। मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन मौलाना ने जो अदम एतमाद के हवाले से जो कुछ कहा है तो वो सारी बातें उन्होंने कहा कि दुरुस्त है, इसमें कोई मुबालगाराई नहीं है। साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जो सबका एस्टेब्लिशमेंट थी उनके साथ तो हमारे सन 2019 में रवाबत इस्तेवार हो चुके थे, और उन्होंने कहा कि हमारी एक जगह पर मुलाकात भी हुई थी जिसमें उन्होंने हमें ये पेशकश की कि आप जून में पंजाब की हुकूमत ले लें और जो दिसंबर के आखिर में वफाकी हुकूमत भी आपके हवाले कर दी जाएगी। तो ये उनका एक और बड़ा इंकशाफ था जो उन्होंने किया। साथ साथ उन्होंने मौलाना के जो इंकशाफात हैं उनकी भी तस्दीक की। मौलाना साहब ने जब ये इंटरव्यू दिया समा TV चैनल पर नदीम मलिक के प्रोग्राम में, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मौलाना चूंकि इलेक्शन हार चुके हैं, धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी से खसूसन उनके गिले शिकवे हैं, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर ये सारा इंटरव्यू दिया है और इस तरह के इंकशाफात किए हैं। लेकिन आज जो है साबिक वजीरी दफा जो हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो सियालकोट से जिनका ताल्लुक है और इस वक्त भी हुकूमी असम्बली के इस दफा भी रुकन मुंतखब हो चुके हैं, यकीनन वो वफाकी काबीना में इस दफा भी उन्हें कलीदी ओहदा मिलेगा। मौलाना के कम अज कम इस मौक़िफ़ की तायद की है। साथ उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया है कि पाकिस्तान जो है मिड टर्म इंतखाबात की जानब जा सकता है। इसकी वजह उन्होंने यही बताई है कि जो इस वक्त मखलूत हुकूमत की तश्कील का अमल जारी है, तो उन्होंने कहा कि बद एतमादी जो है वो हो सकती है। ये इस तरह के खदशात हमें हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग नून, इनके अपने अपने नजरियात, अपनी अपनी तरजीहात हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह प्रेशर आएगा, किसी जगह ब्लैकमेलिंग होगी, इससे पहली हमारी कोशिश ये होगी कि मुल्क के अंदर मिड टर्म इंतखाबात कराए जाए। ये तो सारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो वफाकी हुकूमत बनने जा रही है तो ये कच्चे दागे पर खड़ी हुई है। एक तो इनकी लेजिटिमेसी पर एतराज़ात, सवालात उठ रहे हैं, धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। IMF के साथ भी उन्होंने मुआहदा करना है, $6 अरब का नया मुआहदा करना है, जिससे मैं आपको पहले इस खदशे का इजहार कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई भी आनी है, मजीद टैक्सेस भी लग रहे हैं। तो ऐसे हालात में शिकवे शिकायतें भी होंगी और MQM को तो सिंध में पीपल पार्टी से भी शिकवे होंगे और साथ साथ मुस्लिम लीग नून से शिकवे होंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो अपनी तरजीहात के मुताबिक जो है वो कोशिश करेगी कि ये हुकूमत चले। अब देखते हैं कि ये जो बेजोड़ और मजबूरी की शादी है ये जो है ये कब तक चलती है। आखिर में आपके साथ ये खबर शेयर कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होते ही सबसे पहले सदारती इलेक्शन कराना चाहता है, जिसके लिए शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं वो इसके बाद होने हैं, वो भी यकीनन मार्च ही में होंगे। और ये भी आपके साथ खबर शेयर कर लेते हैं कि 25 से
28 کے درمیان جو ہے یہ تاریخیں ہیں جس کے لیے قومی اسمبلی کا جو ہے اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے بروز جمعہ طلب کیا گیا ہے، سندھ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے ہفتے کے روز۔ البتہ خیبر پختونخوا کے اجلاس کے حوالے سے ابھی تک کوئی تاریخ سامنے نہیں آ سکی۔ تو یہ اس وقت کی جو اہم خبریں تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔